ये भी कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने कि 1-2 रोज में हो जाएगा फैसला असमियत तहलील करने का। क्या डेट फाइनल हो गई इस हवाले से? फाइनल डेट तो खान साहब ही देंगे, लेकिन कल प्रेसफुली ये डिसाइड कर लिया गया कि हम ये असेंबली रिजॉल्व करेंगे। खान साहब इसका किसी भी दिन कॉल देने वाले हैं, जिस तरह खान साहब चाहते हैं उस तरह से हो जाए। सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या इसकी वजह भी यही है कि लोग सेविंग्स जो हैं वो सोने को खरीद के कर रहे हैं? इंटरनेशनल मार्केट में जो सोने की कीमतें हैं वो बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी। शरह सूद बढ़ाने की वजह से महंगाई को कंट्रोल करने का जो है वो की कोशिश की जा रही है। डॉलर क्योंकि नहीं मिल रहा तो लोग एटलीस्ट गोल्ड ले रहे हैं ताकि एक जगह अपनी स्टोर ऑफ वैल्यू कर लें, ताकि उनकी जो है ना वो सेविंग्स बरकरार रह सके। कि हम हमेशा इन्हीं पे बात करते हैं, रेप केसेस, हमारी हुकूमत इनको रोकने में नाकाम है। अगर वो बच्ची घर में अकेली थी या अगर वो कम सिन थी तो कैसे मुमकिन है कि घर में किसी अजनबी को भेज दिया जाए? वालिद ने ये कहा है बच्ची के कि हमने नहीं बुलाया था किसी मजदूर को घर पे काम करने। कितनी अजीब सी बात है, ये किस तरह का केस है कि किसी चीज की FIR कटती है, जो चीज हमें सुनने में समझ में नहीं आ रही वो कैसे वहाँ पर मौजूद है अगर इन्होंने नहीं बुलाया। और अब वक्त है बोल आवाम की आवाज का। इस सेगमेंट में बात होगी आपकी परेशानियों की। बोल पहुंचाएगा अवामी मसाइल आला हुकाम तक, आप पहुंचाएंगे अपने मसाइल हम तक, और दिए गए WhatsApp नंबर पर अपने वीडियो शेयर कीजिए और हुकाम बाला तक ये मसाइल, ये आपकी आवाज पहुंचाए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, आज भी अरशद शरीफ शहीद कत्ल केस की समाअत फिर हुई। सुमोटो एक्शन जो कि सुप्रीम कोर्ट ने लिया और GIT को कह दिया गया है कि फौरी तफ्तीश का आगाज किया जाए और 2 हफ्तों में जो बुरी रिपोर्ट है वो पेश की जाए। अब ये किस तरीके से काम करेगी वालिदा, जिन्होंने कल एक रिपोर्ट पेश की और उनकी अपनी एक रिपोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट के सामने वो लेकर आई अरशद शरीफ शहीद की वालिदा, जो कि व्हील चेयर पर आई। हर शख्स जिसने वो मंजर देखा उसके लिए वो बहुत तकलीफ दे मंजर था कि एक शहीद बेटे की माँ इंसाफ मांगने के लिए अदालत आई और अपनी रिपोर्ट भी उन्होंने पेश की। अभी आगे कैसे बढ़ेगा मामला, इस पर हम जरा क्विक बात करें। हमारे मेहमान ज्वाइन करें माहिर कानून बैरिस्टर शुएब रज़ाक साहब। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये सारा केस आपके सामने है। सोमोटो कल भी समाअत हुई, उससे 1 रोज पहले भी, फिर आज भी। पहले एक GIT थी 2 रुकनी जिसने कीनिया का विजिट भी किया था। अब ये एक नई GIT है जिसको 2 हफ्तों का टाइम दिया गया है। अच्छा, पहले भी कुछ मालूमात ली गई थी, अब मजीद आपको क्या लगता है किस तरह काम कर पाएगी और कितना मुश्किल होगा या फिर कितना आसान होगा इस GIT के लिए काम करना? देखिए, पहली जो इन्वेस्टिगेशन टीम गई थी केनिया, मेरी उनसे मुलाकात जाने से पहले भी हुई और जाने के बाद जब वो वापस आए तब भी मुलाकात हुई। तो उनकी रिपोर्ट जो थी वो उसके अंदर बहुत सारी कॉन्ट्रडिक्शंस थी। उन्होंने हमें बहुत सारे सवालात के जवाबात देने थे और एक्चुअली उन्होंने सवालात और उठा दिए। तो बेसिकली तो इन्वेस्टिगेशन का मतलब ये होता है कि जो कौम के सवालात, जो फैमिली के सवालात हैं, उनके जवाब दिए जाए। एग्जैक्टली कि ये साजिश कहाँ हुई, उसको किसने कत्ल किया, कौन से मोहरिकात थे जिनको मद्देनजर रखते हुए ही हैड टू लीव द कंट्री। तो जो पहली इन्वेस्टिगेशन टीम थी उन्होंने सवालों के जवाब नहीं दिए, उन्होंने मजीद सवालात दे। तो हमारी अदालत से भी इस्तदा यही थी और मीडिया में भी ये बात आ रही थी और दूसरा अदालत को भी ये बात बावर हो गई कि जनाब ये जो इन्वेस्टिगेशन टीम है दैट इज नॉट फुली इक्विप्ड टू इन्वेस्टिगेट द मैटर। लेकिन सुमैया, अब हमारी भी उम्र हो गई है, मतलब ये अब इसका नाम है स्पेशल जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम जी। दूसरा इसमें ये भी हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट बार बार ये भी कह रही है कि जी हम तो इन्वेस्टिगेशन तो नहीं कर सकते। तो फिर अब क्या होगा बैरिस्टर साहब, आपको ही पता है? उन्होंने कहा है कि जी 2 हफ्तों के बाद जो भी आप डेवलपमेंट करें वो हमें आगाह करें। अब सुमैया, इसमें बात ये हो गई कि स्टेज इज ऑल सेट, दे जस्ट हैव टू डिलीवर एंड दे हैव टू डिलीवर ट्रुथ। और वो किस हद तक उनके पास अथॉरिटी है, किस हद तक उनके पास मैंडेट है, किस हद तक उनका जिगरा काम करता है टू डिलीवर ट्रुथ, ये तो वक्त ही बताएगा। अच्छा, क्योंकि एक माजी है ना, बहुत बड़ा एक तल्ख माजी है। यहाँ वज़ीर आज़म को कत्ल किया गया, यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियात कत्ल हुई माजी में, बहुत बड़े सानियात हुए बैरिस्टर साहब, आपको सब मालूम है। और उस पर GITs बनी। GIT बनना ऐसा होता है कि बस अब तो किस्सा मुक गया ना, अब वो GIT जाने और उसका काम जाने, फिर उसके बाद उससे सवाल कौन करेगा, उससे पूछेगा कौन, फिर आगे किस तरीके से सजाएं होंगी, फिर क्या घर वाले मुतमईन होंगे, फिर स्टेट टू स्टेट वाला मामला भी है, वो कैसे सब कुछ होगा?
ये बात करूं ना सुमैया, दिस इज ए सिमिलर स्टोरी, लेकिन वजह ये हो रही है कि इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है। इसका इम्पैक्ट कितना ज्यादा है, इफ वी फेल, इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा होगा। देखिए बहुत सारे लोगों पे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पे उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो ये हमें हर कीमत पे सच तक पहुंचना है। और क्योंकि ये बात ये नहीं है, पहले भी बहुत सारी हुई है, लेकिन हमारे इदारों पे इल्जाम नहीं आए, अभी इनडायरेक्टली बातें हो रही। ठीक है जी। दूसरा, पहली जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो कह रही है कि ये प्री प्लान मर्डर है। तो कीनिया में 2 पुलिस वाले बैठे हुए हैं, वो प्री प्लान मर्डर किस तरह कर सकते हैं अरशद शरीफ का, जिनको उसका नाम ही नहीं पता। तो आपने तो हर बंदा बात कर रहा है जी मैं कीनिया जाऊंगा, ये भी कीनिया गए थे, दुबई में इन्वेस्टिगेट करेंगे जी। वो आपने इन्वेस्टिगेट पाकिस्तान में करना है, तो पाकिस्तान में क्या आप इन्वेस्टिगेट कर सकेंगे? आपका मैंडेट है। चीफ साहब ने एक बात की, जब अरशद शरीफ की वालदा ने, हम उनके साथ थे जी, अरशद शरीफ की वालदा ने जब वो लेटर दिया, तो चीफ साहब के रिमार्क्स थे टुवर्ड्स अटॉर्नी जनरल, एडिशनल अटॉर्नी जनरल, कि जनाब दिस इज ए स्टेटमेंट ऑफ ए विक्टिम्स मदर, दिस इज नॉट ए स्टेटमेंट ऑफ ए विटनेस। तो आपने उसको उसी दायरे में लिखना है कि माँ की स्टेटमेंट है, विटनेस की स्टेटमेंट नहीं है। तो समझिए ये बहुत कुछ बात कह गई है। दूसरा, उन्होंने कहा कि जिन लोगों का FIR में नाम है आप उनको इन्वेस्टिगेट करें। ठीक है जी। ये बहुत सारी बातें हो रही हैं, हो चुकी हैं। पोस्ट 184.3 में बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी। साथ साथ ये भी कहा जा रहा है हमारी इन्वेस्टिगेशन का हमारा मैंडेट नहीं है, ना हमारा ये है। तो बहुत सारी बातें हैं। आई होप और मेरी अल्लाह से दुआ है कि इस केस में सच निकले, क्योंकि इस केस में से अगर अरशद तो कत्ल हो गया, अगर अरशद के कत्ल का सच कत्ल हो गया तो ये कोई अच्छा सुकून नहीं होगा, ये बहुत बुरी होगी और ये बहुत ज्यादा हमें हॉन्ट करेगी हिस्ट्री में। तो देखिए क्या आगे अल्लाह की मर्जी है। जी बिल्कुल ऐसे ही है बैरिस्टर साहब, और हम ये दुआ गोए हैं कि सिर्फ सच सामने आने के साथ साथ इंसाफ भी मिले, जो कि बहुत ज़रूरी है। इस मुल्क में इंसाफ मिलना बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। बैरिस्टर शुएब रज़ाक शरीफ कत्ल केस के हवाले से बात कर रहे थे। अब ज़रा सियासी सूरत हाल पे बात करते हैं। और आपको पता है कि सियासी मंजरनामा क्या बनेगा कुछ रोज़ बाद, 20 तारीख तक क्या होगी सूरत हाल, क्योंकि ज़मान पाक नाज़रीन जो कि सेंटर ऑफ अटेंशन है, जहाँ पर रोज़ इमरान खान साहब मुलाकातें कर रहे हैं, अपने MPA से भी मुलाकातें कर रहे हैं, कुछ यूट्यूबर से भी उनकी आज मुलाकातें हुई हैं, उससे पहले भी उनकी कई लोगों से मुलाकातें हुई। अब ये पंजाब असम्बली, KP असम्बली कब तहरील होगी, क्या मार्च तक, जो कल गुफ्तगू हुई मुलाकात के बाद तमाम रहनुमाओं की कि 20 तारीख तक सूरत हाल सामने हो जाएगी, मार्च तक हो जाएंगे इंतखाबात, क्या ये हो जाएगा या फिर जो कयास आराइयाँ हुकूमत की तरफ से फैलाई जा रही हैं वो सच हो जाएंगी? बात करेंगे। मैं ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा इमरान इस्माइल साहब। इमरान साहब बहुत शुक्रिया, मुलाकातें हो रही हैं, कल भी हुई, आज भी हो रही हैं, आप भी उन मुलाकातों में हैं, आप खुद लाहौर में मौजूद हैं। ये भी कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप लोगों ने कि 1-2 रोज़ में हो जाएगा फैसला असमियत तहलील करने का। जो रिपरकशंस थे वो सारे देख लिए गए हैं, आगे जो भी फैसला ज़ाहिर तहलील करने के वाले से करना है। और क्या 20 तारीख जिसकी बार बार बात की जा रही है, क्या डेट फाइनल हो गई है इस हवाले से? देखिए फाइनल डेट तो अभी कोई नहीं है, फाइनल डेट तो खान साहब ही देंगे, लेकिन कल प्रेसफुली ये डिसाइड कर लिया गया कि हम ये असेंबली डिसॉल्व करेंगे और इसका जो फैसले का और समझ लें जो फैसला है वो बता भी दिया गया है वहाँ सारे पार्लियामेंटेरियंस को और चीफ मिनिस्टर्स को दोनों सूबों के, कि खान साहब इसका किसी भी दिन कॉल देने वाले हैं। तो इंशाल्लाह वो सहूलत से जिस तरह खान साहब चाहते हैं उस तरह से हो जाए। अच्छा, तारीख तो खान साहब देंगे। ये कि वो बात जो की जा रही है कि MPAs कुछ ऐसे हैं जो कि इस्तीफे नहीं देना चाहते, उनके कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनसे बातचीत हो गई है या चल रही है अभी बातचीत? देखिए मेरी आज भी मोने सिलाई से और परवेज इलाई से मुलाकात हुई थी और दोनों ने इस बात का यकीन दिलाया कि जब खान साहब चाहेंगे, जैसे खान साहब चाहेंगे हो जाएगा। उन्होंने अपनी राय का इजहार जरूर TV पर किया है और वो हक भी रखते हैं अपनी राय का इजहार करने के लिए
तो वो उनकी राय की अपनी जगह वैल्यू है, लेकिन फैसला तो उन्होंने इमरान खान पे छोड़ा है और इमरान खान साहब का जो फैसला होगा वो हतमी होगा। बिल्कुल सही है, लेकिन ये बात भी की जा रही है कि ज़ाहिर पंजाब में कुछ तरक्याती मंसूबे हैं, अगर ये फौरी फैसला किया जाता है तो वो भी मुतासर होंगे। एक तो ये सूरत हाल है, दूसरी बात ये कि अब आप लोगों की बातचीत तो चल रही है, लेकिन जरदारी साहब के पास एक पत्ता है, बात कर रहे हैं लोग कि अगर वो चल गया, और वो बार बार ये बात कर रहे हैं कि असमिया तहरील नहीं करेंगे खान साहब, ना पंजाब असम्बली तहरील होगी ना ही KP असम्बली तहरील होगी, तो वो जो पत्ता है खान जरदारी साहब के पास वो इस्तेमाल कर लेंगे या कर लिया उन्होंने, इस तासुर किस तरह जाहिर करेंगे आप लोग? देखिए, एक तो मैं बिल्कुल इस बात से कन्विंस हूँ कि जरदारी साहब को ओवररेट किया हुआ मीडिया ने कि वो बहुत ही जबरदस्त किस्म के कोई सियासतदान है और वो जो चाहते हैं वो हो जाएगा। जरदारी साहब के कई पत्ते पिटे हैं, कई बार वो फेल हुए हैं, वो अपने तमाम मैथ्स एंड मैथ्स और अपना वो सारा पैसा ले रखने के बावजूद वो पंजाब में बार बार वो मार खाते रहे हैं सियासी। तो मैं नहीं समझता कि कोई जरदारी गिरी इसमें चलेगी। इसमें जो इमरान खान साहब हैं वो कंप्लीट होल्ड रखते हैं इस वक्त सियासत का, और जो इमरान खान साहब चाहेंगे वो हो जाएगा। सो मुझे नहीं कोई डर लगता कि कोई जरदारी साहब यहाँ पे कोई खातिर का इम्पैक्ट डाल सकेंगे पंजाब की सियासत के अंदर या उस चीज़ के अंदर जो इमरान खान यहाँ पे करना चाहते हैं। लाहौर में कल एक वजीर ने हल्फ उठाया, खान साहब ने कहा मुझे इस बारे में कोई इल्म नहीं, क्या वाकई ऐसा है? एक्चुअली ये पहले से कोई डिसाइडेड था, लॉन्ग टाइम बैक कुछ ड्यू इनको लेना था और वो कहीं अपने रूटीन में आके वो उस तरह से हो गया, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो वजीर तो बेचारा वो जब खान साहब कहेंगे वो रिजाइन कर देगा, वो कल भी कर अपने रेजिग्नेशन देने को तैयार था, अभी भी कहें तो कर देंगे। तो वो जिस तरह से उसको पोर्ट्रेट किया जा रहा है कि एक तरफ काबीना की एक्सटेंशन हो रही है और दूसरी तरफ रिजॉल्व करने की बातें हो रही है, वो कंफ्यूजन बिल्कुल उसको खत्म करें कि ये क्लियर मैं आपको बता रहा हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में कि अच्छा। जिस वक्त इमरान खान साहब कहेंगे एक दिन के नोटिस पे ये असेंबली डिसॉल्व हो जाएगी। अच्छा, खान साहब ने क्योंकि अभी कुछ रोज पहले मुज़ाकरात का ऑप्शन दिया PDM को, उनकी तरफ से कोई खातिर ख्वाह जवाब तो नहीं आया, लेकिन क्या आप लोगों का जो ऑप्शन है मुज़ाकरात वाला वो खुला है अभी भी? नहीं, देखिए हमने तो मुज़ाकरात का ऑप्शन खुला रखा है, लेकिन कोई बैकडोर मुज़ाकरात नहीं होते। अच्छा। हम जब भी मुज़ाकरात करेंगे फ्रंट डोर से करेंगे। हम 1 पॉइंट एजेंडा पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। वो 1 पॉइंट एजेंडा आपके सामने है कि फ्री एंड फेयर अर्ली इलेक्शंस के ऊपर बातचीत होगी उसकी डेट के लिए, इसके अलावा और कोई मुज़ाकरात करने के लिए हमारे पास गुंजाइश। राइट। जरा कराची की बात कर ले, नए एडमिनिस्ट्रेटर के वाले से इत्तेफाक हुआ MQM में, पीपल्स पार्टी में सैफुर रहमान साहब का आ गया, उस पर अपना पॉइंट दे दें आप। डॉक्टर सैफुर रहमान ने मेरे साथ प्रिंसिपल सेक्रेटरी उन्होंने काम किया है, कराची से ताल्लुक रखते हैं। ही इज अ गुड सोल, उनको आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि वो कराची के लिए कुछ कर पाए, लेकिन कराची के मसलों का हल एडमिनिस्ट्रेटर की अपॉइंटमेंट में है नहीं। वो जिसको भी आप लगा, वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस, बल्दियाती इंतखाबात और एक ताकतवर मेयर की सूरत में ही कराची ठीक हो सके। अच्छा इमरान साहब, ये बताएंगे घूम घूम के घड़ी का मामला कहाँ से आ जाता है? अभी एक फिर ऑडियो आ गई बुशरा बीबी की और जुल्फी बुखारी की, फिर वो घड़ी बेचने का मामला, ये बार बार ये घड़ी बेचना, ये क्यों आ रही हैं सारी चीजें बार बार सामने? देखिए, ये ऑडियो लीक्स, ये वीडियो लीक्स, ये सारी चीजें बेमानी है बिल्कुल। यानी इमरान खान ने उसको बिल्कुल क्लियरली अपने जो इनकम टैक्स रिटर्न है उसमें भी डिक्लेयर किया हुआ है। और वो जब एक चीज की वो पेमेंट करके, पहले तो ये होता था ना कि 20% पेमेंट के ऊपर आप ले सकते थे अपने सजेस्टेड वैल्यू, तो हमने इसको, इमरान खान ने इसको 50% किया। उस 50% के बाद फिर जब उन्होंने खान साहब ने वो गाड़ी खरीदी और उसके बाद उनकी मर्जी है कि वो उसको जो करें, वो किसी को गिफ्ट कर दें, वो उसको तोड़ दें, वो किसी को उसको बेच दें, जो मर्जी करें, कोई क्राइम नहीं है इसके अंदर। तो ये बार बार इस चीज को ला के इससे एक चीज जाहिर करना चाहते हैं, क्योंकि इमरान खान के खिलाफ करप्शन का कोई केस तो मिलता नहीं है, तो ये सब जाहिर ये करना चाहते हैं कि जी इमरान खान भी हमारे जैसा है और एक लाइन में खड़े हो जाए, इमरान खान को किसी तरह खराब करें जिसमें पब्लिक उसके पीछे चल रही है और खड़ी हुई है, उस पब्लिक को वो ये तासुर देने की कोशिश करते हैं कि इमरान खान एक करप्ट आदमी है, जबकि पब्लिक जानती है कि इमरान खान एक सादिक और अमीन आदमी है। जिस तरह उन्होंने अस्पतालों में पैसा लगाया, एक कभी कोई कंप्लेन नहीं की चोरी की, 1 अरब रुपए माहाना अस्पताल में खर्चा होता है और वहां से आप देखें फर्स्ट क्लास ऑडिट के साथ चलता है। पाकिस्तान का खजाना इमरान खान के पास था, एक सिग्नेचर से इमरान खान अरबों रुपए उठा सकते थे। वज़ीर आज़म बड़ी भला होता है, बड़ी ताकतवर चीज होती है,
उसने जरूर घड़ी चोरी करनी। और अगर हुकूमत ये तासुर देने की कोशिश भी कर रही है कि खान साहब भी वो नहीं हैं जो ईमानदार हैं या सादिक हैं, तो एक काम तो और भी कर रही है ना हुकूमत, और वो काम ये है कि राह हमवार हो रही है। सुलेमान शहबाज वतन वापस लौट रहे हैं, मियाँ साहब के हवाले से खबरें आ रही हैं कि वो भी इलेक्शन कैंपेन में होंगे, वो भी वतन वापस आ रहे हैं। तो ये भी तो एक टाइम गेन करके हुकूमत हासिल कर रही है। ये हुकूमत आई ही इसीलिए है, ये इसलिए आए हैं कि इन्होंने सिर्फ अपने पैसे माफ कराने हैं, इन्होंने सिर्फ काम ये करना है कि अपने केसेस माफ कराने हैं, अपने लोगों को वापस पाकिस्तान लाना है, दोबारा इलेक्शन में हिस्सा लेना है, फिर से लूटना है और फिर वापस पाकिस्तान से बाहर सूटकेस में पैसे भर के निकल जाना है। ये इनका काम है। आप देख लें, बरसों बरस से ये प्रैक्टिस चल रही है पाकिस्तान के अंदर। और मैं तो हैरान होता हूँ कि अगर कोर्ट ने उनको बेल दी भी है हमजा शहबाज को अरेस्ट करने के लिए मना की, तो क्या नैब वाले सो रहे हैं? क्या नैब ने जाके अपील की सुप्रीम कोर्ट में? तो आप जो कह रहे हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो आप लाठी क्या नैब को कह रहे हैं कि आप भी वही मौक़िफ़ दे रहे हैं कि ये नैब का इदारा नहीं होना चाहिए? मैं ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि नैब को मजबूत होना चाहिए। नैब को जितना हमने मजबूत किया था, इन्होंने तो उसको हाथ पैर तोड़ के उसको आबाद कर दिया नैब को। तो नैब में तो अब राय कुछ नहीं है, और इतनी भी उनके अंदर मॉरल करेज भी नहीं रही कि अगर एक उनका मुजरिम जिसको यहाँ पे पकड़ना था, अरेस्ट करना था, अगर वो किसी सूरत कोर्ट से बेल लेके आए तो उसके खिलाफ अपील तो करें। वो अपील बोलते भी नहीं, वो तो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए हैं। अच्छा, आखिर में ये बता दें कि हुकूमत जो सारी एनर्जी इस बात पर फोकस की हुई है कि अपने केसेस जो हैं वो क्लियर करवा लें नैब से, इमरान खान को केसेस में डाल दें। अब वो तवानाई जो मईशत पर जोर होना चाहिए आवाम को रिलीफ देने के हवाले से, वो तो कहीं नज़र नहीं आता। फिर आप लोगों के लिए कितना मुश्किल होगा अगर हुकूमत में आते हैं अगली बार मईशत संभालना? बड़े मुश्किल हालात हैं इस वक्त। पाकिस्तान के पास पैसे नहीं है। इन्होंने जो सुकूक बॉन्ड के $1 अरब से पेमेंट की है, तो उसके बाद इनके पास $6 अरब रह गए हैं। वो $6 अरब में से भी $3 अरब सऊदी अरब के हैं, जो यहाँ डिपॉजिट है, उसको आप खर्च नहीं कर सकते, और $3 अरब चाइना के हैं, इसको आप खर्च नहीं कर सकते। तो कुल मिला के इस वक्त हमारे पास हार्डली $1 अरब का डिपॉजिट मौजूद है। मुल्क इस वक्त तबाही के दहाने पर है। आगे वाली हुकूमत को मजीद मुश्किलात होगी, जाहिर है ये बात सबके सामने। बहुत शुक्रिया आपका इमरान इस्माइल साहब। हमारे से प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, वापस आते हैं, दीगर इशूज डिस्कस करते हैं। स्टे वेलकम बैक टू द शो नाजरीन। हमारे हालात मुल्क के दिन ब दिन दगरगू होते जा रहे हैं। डॉलर और महंगाई के बाद अब सोने की कीमतों ने भी तमाम तर जो रिकॉर्ड्स हैं वो तोड़ दिए हैं। मुल्की तारीख में पहली बार 10 ग्राम सोने की कीमत 1,64,150 रुपए की सतह से भी ऊपर चली गई। माहिरीन के मुताबिक मुल्क में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान रुपए की बदतरीन बदहाली सोने की कीमतों में इजाफे के तमाम रिकॉर्ड पाश करने की वजह बनी। डॉलर ऊंची उड़ान भरता जा रहा है। महंगाई साल 1970 के बाद मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर खड़ी है। बढ़ती महंगाई और रुपए की कदर में कमी के अलावा सियासी, मुआशी, गैर यकीनी सूरत हाल और इसके अलावा मुतादिद अमाविल की वजह से मुल्क भर के जो मुख्तलिफ मुआशी शोबाजात में गुज़िश्ता 6 माह के दौरान मजमूई कारोबारी एतमाद में कमी आई है। ओवरसीज इन्वेस्टर्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज के सितंबर 2022 से अक्टूबर 2022 के दौरान मुल्क भर में किए गए बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे के नताइज बता रहे हैं कि मुल्क में बिजनेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स मजमूई तौर पर -4% रहा, जो कि मार्च से अप्रैल 2022 में किए गए व्यू 21 सर्वे के 17% मजबत के मुकाबले में 21% मनफी है। कारोबारी एतमाद में सबसे ज़्यादा कमी खदमात के शोबे में हुई 24%, थोक और परचून यानी कि रिटेल और होलसेल तजारत में 22%, मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में 20% और सर्वे में जो 42% जवाब दहिंदगान मैन्युफैक्चरिंग के शोबा है, 33% खदमात के शोबे से, 25% रिटेल होलसेल तजारत के शोबे से वाबस्ता थे। खदमात और रिटेल सेक्टर में भी कारोबारी एतमाद की सतह बिल तरतीब -8% और -14% रही है। नाज़रीन, मुल्क की मुआशी सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है। पूरी दुनिया हमारी मुआशी सूरत हाल से आगाह है, लेकिन ना जाने क्यों हमारी अपनी हुकूमत कदर मुतमईन नजर आ रही है। ऐसा लगता है कि हुकूमत की तवज्जो मईशत की तरफ नहीं बल्कि अपोजिशन को निशा दिखाने की तरफ ज़्यादा नजर आती है। इसी पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर रहे हैं माहिर माशियात हैं खुर्रम शहजाद साहब, ज़रा उनसे तमाम तर गुफ्तगू करते हैं। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमने देखा कि एक वक्त ऐसा आया कि डॉलर बहुत ज़्यादा बढ़ गया, लोगों की बाइंग पावर जो थी वो डॉलर में बढ़ गई, लोगों ने डॉलर खरीद के सेव करना शुरू किया।
अब ये सोने की कीमतें बढ़ रही हैं, क्या इसकी वजह भी यही है कि लोग सेविंग्स जो हैं वो सोने को खरीद के कर रहे हैं? हाँ जी, देखें, अगर आप रीसेंट ट्रेंड देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में जो सोने की कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ी। इनफैक्ट जब से डॉलर के ऊपर शरह सूद बढ़ना शुरू हुई है ग्लोबल मार्केट में, तो इन सारे एसेट्स की कीमतें नीचे आई हैं। एक स्टॉक मार्केट्स भी दुनिया की गिरी हैं और ओवरऑल जो है अब रिसेशन की बात हो रही है कि क्योंकि महंगाई ज़्यादा है ओवरऑल पूरी दुनिया में, तो शरह सूद बढ़ाने की वजह से महंगाई को कंट्रोल करने का जो है वो की कोशिश की जा रही है। अब इसी तरह से गोल्ड की कीमतें उस तरह से नहीं बढ़ रही जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी या रिसेशन में बढ़ती हैं, लेकिन पाकिस्तान में गोल्ड की कीमतें पिछले कोई एक महीने में तकरीबन कोई 10,000, 1-1.5 महीना अगर आप देखें तो 10,000 रुपये तकरीबन जो है वो चेंज आया है। 1.5-2 महीने अगर आप देख लें तो इसकी वजह ये है कि एक तो ऑफकोर्स हमारी इकॉनमी भी जो है वो मईशत हमारी भी चैलेंजेस का शिकार है। फ्लड्स की वजह से हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर इकॉनमी है वो उस तरह से ग्रो नहीं कर रही जैसे करनी चाहिए था। फिर हमारे यहाँ इंपोर्ट की रिस्ट्रिक्शंस लग गई हैं और इंपोर्ट में कुछ जो है वो अशियाओं की रिस्ट्रिक्शंस हैं और ऑफकोर्स डॉलर्स इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं है। अब सफ़र करना भी इतना आसान नहीं है क्योंकि हमारे यहाँ कर्ज़ों की अदायगियाँ करनी है और उसके लिए हमें डॉलर्स की ज़रूरत है और अभी IMF के साथ बात चल रही है, कंट्रीज़ के साथ बात चल रही है। तो इन सारी सूरत हाल में लोग ये सोचते हैं कि हम अपने बैंकों में पैसा रखें, इससे बेहतर है हम किसी ऐसे एसेट क्लास में डाल दें, किसी ऐसे एसेट में डाल दें जो हमारी जो वैल्यू है हमारी सेविंग्स की वो एटलीस्ट बरकरार रखे। वो कहते हैं ना सेफ हेवन्स जिसे कहते हैं कि लोग जो है सेफ हेवन्स ढूंढते हैं, ऐसे एरियाज ढूंढते हैं जहाँ पे एटलीस्ट उनकी जो परचेजिंग पावर है वो रहे। तो गोल्ड हिस्टोरिकली ऐसा हुआ है कि गोल्ड में लोग पैसे डालते हैं जब भी रिस्क ओवरऑल बढ़ जाता है इकोनॉमीज़ में, दुनिया में। तो इसलिए हमारे यहाँ गोल्ड की प्राइसेस एकदम से बढ़ना शुरू हुई हैं और इसकी बड़ी वजह यही है कि डॉलर क्योंकि नहीं मिल रहा तो लोग एटलीस्ट गोल्ड ले रहे हैं ताकि एक जगह अपनी स्टोर ऑफ वैल्यू कर लें ताकि उनकी जो है ना वो सेविंग्स बरकरार रह सके। बिल्कुल से आपने खुद भी कहा कि होता यही है कि जिसमें लोगों को सेव करना होता है, एक सेफ हेवन नज़र आता है वो करते हैं। पहले डॉलर में किया और वक्त ऐसा आया कि आज हमारे पास डॉलर्स नहीं है LC खोलने के लिए, उस वक्त हुकूमत ने कोई मैकेनिज्म नहीं बनाया। आज लोग जो है वो गोल्ड में सेविंग कर रहे हैं, गोल्ड की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, यहाँ भी हमें कोई मैकेनिज्म नज़र नहीं आता। अमूमन होता भी यही है कि लोग सेविंग्स करते ही गोल्ड या डॉलर में हैं। तो क्या कोई हुकूमत का मैकेनिज्म इस पर होना चाहिए? जी सुमैया, देखें बात यह है कि मेरा नहीं ख्याल कि काबू इस तरह से करना चाहिए कि आप कीमतों को कंट्रोल करना शुरू कर दें। हाँ, ये हो सकता है कि क्या ये जो गोल्ड में पैसा जा रहा है ये ठीक जा रहा है? हाँ। क्या ये ग्रे इकोनॉमी है, क्या ब्लैक इकोनॉमी है, क्या लोगों के हाथों में सही कैश है, टैक्स वाला कैश है या बगैर टैक्स वाला कैश है? डेफिनेटली जो गोल्ड मार्केट है उसको उस तरह से जो है पहले आपको याद होगा बॉन्ड की मार्केट वो करती थी, प्राइस बॉन्ड की मैं बात कर रहा हूँ, उसको थोड़ा सा जो है ना वो फॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई। फिर गोल्ड में भी की गई। FATF का मेन मसला यही था कि हम बहुत ज़्यादा कैश इकोनॉमी लेके चल रहे थे और वो कैश जो है लीगल इलीगल दोनों जो है पता नहीं चलता था वो कहाँ कैसे आ रहा है और किसको फाइनेंस कर रहा है। तो इसलिए गोल्ड की जो मार्केट है पूरी इसको डेफिनेटली डॉक्यूमेंट होने की ज़रूरत है, फॉर्मलाइज होने की ज़रूरत है और गोल्ड मार्केट में ये देखना होगा कि गोल्ड जो बाइंग हो रही है ये पूरा वो कहाँ से हो रही है और कहाँ जा रहा है पैसा। डेफिनेटली जो गवर्नेंस का रोल है गवर्नमेंट का वो इसमें आना चाहिए और वो किया जा सकता है। प्राइसेस को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, वो डिमांड सप्लाई तो होना चाहिए। मेरे ख्याल में किसी मार्केट में भी इंटरवेंशन नहीं करनी चाहिए गवर्नमेंट। बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा पॉइंट उन्होंने रेस किया है कि ये पैसा एक्चुअली जा कहाँ रहा है, ये कोई ग्रे मार्केट तो नहीं बन रही है। इस पर हुकूमत की तवज्जो ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वैसे तो तवज्जो बहुत सारे मामलात पर होनी चाहिए, लेकिन अफसोस के होती नहीं है। और अफसोस कि हमें कोई ना कोई रेप स्टोरी अपने प्रोग्राम में डिस्कस करनी पड़ती है। अफसोस कि रोज़ाना हमें एक बच्ची जो ज़्यादती का शिकार होती है फिर उसे कत्ल कर दिया जाता है, इस तरह की खबरें हमारे पास आना रुकती नहीं है। अफसोस कि ऐसे ज़्यादती का शिकार होने वाली बच्चियां जिनको इंसाफ नहीं मिलता। अफसोस कि ऐसे लोग जो कि ज्यादती करते हैं बच्चियों को, जिस तरीके से बेदर्दी के साथ बच्चों को कत्ल करते हैं, उनको सजाएं नहीं मिलती हैं। वो बेखौफ खतर होके आराम से इस मुल्क में दंदनाते हुए फिरते हैं क्योंकि उनको पता है कि कुछ नहीं होना। ऐसा ही एक वाक़या पेश आया है कराची में, कराची का लायक मौसमियात, जहाँ पर एक रिहायशी फ्लैट्स में एक बच्ची जो कि 13 साल की थी
वो घर में अकेली थी, उसके वालिदैन दोनों वर्किंग हैं, काम पर थे, और वो बच्ची जब अकेली थी तो एक मजदूर घर में दाखिल हुआ। वो कैसे दाखिल हुआ, क्या मामला हुआ, वो घर में दाखिल हुआ, उसने बच्ची का रेप किया और उसको कत्ल किया, और जब वो भागने लगा तो पकड़ा गया। अमूमन पकड़े ही नहीं जाते, लेकिन ये पकड़ा गया। अब आगे इसके आगे इस पर हम बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे सालिक शाह हमारे साथ मौजूद हैं। सालिक, सबसे पहले तो ये वाकया बताइए कि रोनुमा कैसे हुआ और अब तक इसमें पेशरफ्त क्या हुई है? ये बिल्कुल ये अफसोसनाक वाकया आज दोपहर में पेश आया है। मुबीना टाउन का इलाका है, मौसमियात सुरंगी के करीब वहाँ वाक़ निजी साइड रिहायशी कॉम्प्लेक्स है, वहाँ पर फ्लैट पर ये वाकया पेश आया है। बच्ची घर में अकेली थी। इस हवाले से हुकाम का पहले दावा था कि जो मुल्जिम गिरफ्तार हुआ है वो इलाके में प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, टेक्नीशियन का। लेकिन जब बाद में तहकीकात की गई तो पुलिस का दावा झूठा साबित हुआ, क्योंकि पुलिस का ये कहना था कि मुल्जिम को बच्ची के वालिद ने फोन करके उस बच्चे घर पर भेजा था कि आप जाके घर पर कुछ काम है वो बेसन वगैरह ठीक कर दें। लेकिन जब बाद में तहकीकात हुई, चीजें अनफोल्ड हुई, बच्ची के वालिदैन से जब बात की तो उनका ये कहना था कि वो इस मुल्जिम को सिरे से जानते ही नहीं कि ये मुल्जिम है कौन, ये इनके फ्लैट में दाखिल किस तरीके से हुआ। इस हवाले से मजीद तहकीकात में ये बात सामने आई कि मुल्जिम ने बच्ची को घर में तनहा पाकर उसने वो फ्लैट में दाखिल हुआ है, अपार्टमेंट में दाखिल होने के बाद फ्लैट। आप सही कह रहे हैं, ये वाकया तो पहला है ही नहीं ना, ये तो वाकयात से भरी हुई है अगर हम देखें खबरों में। बहुत शुक्रिया आपका सालिक शाह, हमारे नुमाइंदे हैं। इसी वक्त बात करेंगे आलिया सालिम साहबा में ज्वाइन कर रही हैं। बहुत शुक्रिया, मारूफ समाजी रहनुमा है। आलिया साहिबा, क्या अफसोस है कि हम हमेशा इन्हीं पर बात करते हैं, रेप केसेस। मुझे समझ नहीं आता कि एक तो हमारी रियासत, हमारी हुकूमत इनको रोकने में नाकाम है, दूसरी तरफ हमारे माँ बाप बच्चों के इतने मुतमईन हैं, इतने आराम से हैं, वो किसी पर भी एतबार कर लेते हैं, बच्चों को अकेला छोड़ देते हैं, हालांकि बार बार रिपीटली ये वाकयात हो रहे हैं। मुझे एक तो ये बात मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही कि अगर वो बच्ची घर में अकेली थी या अगर वो कमसिन थी तो कैसे मुमकिन है कि घर में किसी अजनबी को भेज दिया जाए, ये बात समझ में नहीं आ रही मुझे। बिल्कुल। और दूसरी तरफ मुझे जो हुकूमत के हवाले से हम बात कर रहे हैं उसमें मैं यही कहूंगी कि करना चाहेगी तो कर सकती है। मैं कभी किसी हुकूमत को कमजोर नहीं मानती। हुकूमत के पास वसाइल भी होते हैं, पावर भी होती है, और अवाम के तौर पे ये हमारे पास ये इजाजत है कि हम उनसे सवाल करें, क्योंकि उन्हें मुंतखब करके भी तो लाते हम ही है ना, हम ही ये सब कुछ कर रहे होते हैं और वो बिल्कुल कमजोर नहीं होते, वो जो करना चाहे वो कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट ये भी आया है वालिद साहब का, थोड़ा सा मैं आपको ये भी बता दूं कि वालिद ने ये कहा है बच्ची के कि हमने नहीं बुलाया था किसी मजदूर को घर पे काम करने के लिए। देखिए ना सुमैया, ये कितनी अजीब सी बात है, ये किस तरह का केस है कि किसी चीज की FIR कटती है, जो चीज हमें सुनने में समझ में नहीं आ रही वो कैसे वहां पर मौजूद है अगर इन्होंने नहीं बुलाया। बच्ची की उम्र अगर मैं जान सकूं कि बच्ची की क्या उम्र है? 13 साल। 13 साल। अभी मैं बहुत दुख से बताऊं, मेरे पास इस वक्त शेल्टर में एक बच्ची मौजूद है जो रात को 10:30-11 बजे हमारे पास ऑफिस में पहुंची कि उसकी नानी ने उसको घर के अंदर आने से उसे मना किया, और वो बच्ची वहां से इदारे तक आई और सब नानी को कुछ ऐसा गुमान था कि कुछ लड़के बाहर से कुछ, और नानी को ये शिकायत थी कि शायद इस बच्ची ने उनसे बात की है। उस नानी ने उस बच्ची को घर के अंदर नहीं आने दिया, वो पैदल घंटों चलते चलते हमारे इदारे तक आई, और मुझे इतनी शदीद हैरत है उस नानी पर कि अगर हमारा कोई बच्चा गलती कर देगा तो क्या हम उसे घर से बाहर कर देंगे? एक तो माशरा एक अजीब समत में जा रहा है, दूसरा आपने अभी हुकूमत की बात की कि वसाइल भी हैं, पावर भी है, लेकिन ऐसा लगता है कि विल नहीं है काम करने की। अब इसको रोकने में आप अपना किरदार कैसे अदा कर सकते हैं? आप एक मारूफ समाजी रहनुमा हैं, एक प्रॉपर ट्रस्ट चलाती हैं, आप लोग अपना कैसे किरदार अदा कर सकते हैं? हम देख रहे हैं कराची में बढ़ गए हैं आलिया साहिबा ये केसेस, क्या कर सकते हैं आप लोग अगर करना चाहें तो? बताया ना, वो बताने की वजह यही थी कि माँ बाप हो या नानी हो, हम कैसे अपनी बच्चियों को इस तरह उनके पीछे से हाथ हटा सकते हैं? हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे, उन्हें हमें ओन करना पड़ेगा। हुकूमत ने तो ओन करना है, लेकिन हमें भी ओन करना पड़ेगा। हम कैसे बच्ची को अकेले घर पे छोड़ सकते थे? हम कैसे किसी को वहां भेज सकते थे? ये कैसे वो बच्ची उसके लिए दरवाजा खोल सकती थी? हमने अपनी बच्चियों को क्यों नहीं, डराने की जरूरत नहीं है, डराने की जरूरत नहीं है, लेकिन तरबियत की जरूरत है। ज़ैनब वाले वाक़े के बाद भी अगर हम ये सब कुछ देख रहे हैं तो अफसोसनाक है बात, बहुत अफसोसनाक। बहुत शुक्रिया आलिया सालिम साहिबा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही अंदुनाक और बहुत ही दरिंदगी के वाक़े पर बात कर रही थी। एक ब्रेक लेंगे और फिर वापस आएंगे। जी हाँ, और अब वक्त है बोल आवाम की आवाज़ का। इस सेगमेंट में बात होगी आपकी परेशानियों की, आपके मसाइल की, आवाम के दर्द की कहानी होगी, आवाम की ही ज़ुबानी होगी।
बोल पहुंचाएगा अवामी मसाइल आला हुक्काम तक, और ना सिर्फ बोल बनेगा आवाम की आवाज़, बल्कि देगा आवाम का साथ, और हम ढूंढेंगे इन मसाइल का हल। आप पहुंचाएंगे अपने मसाइल हम तक, और दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने वीडियो शेयर कीजिए। हम चलाएंगे आपकी वीडियो और उठाएंगे आपका मसला। नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, मैं बता भी देती हूँ, 0337 031037। और आप अपने व्हाट्सएप करें, जो तरीक़ाकार है वो ये है कि वीडियो भेजिए। वीडियो भेजने वाले का नाम, इलाका, ज़िला, किस शहर में आप रहते हैं, मसाइल क्या है, उसकी निशानदही के लिए आप एक वीडियो क्लिप शेयर कीजिए। अब आपके शहर में मसाइल बहुत से हो सकते हैं, आपके इलाके में, आपके ज़िले में गैस के मसाइल हो सकते हैं, बिजली के मसाइल हो सकते हैं, हो सकता है आपके इलाके में, आपके शहर में, आपके ज़िले में पानी ना आता हो और आप सालों से बगैर पानी के या कंटेनर्स के ज़रिए पानी के आप गुजारा करते हो। ये भी हो सकता है कि आपके इलाके की, आपके शहर में सड़कें टूटी हुई हों, गटर उबलते हों, या आपके इलाके में कोई और मसाइल भी हो सकते हैं जिसमें जराइम भी हो सकते हैं शामिल, जो कि जराइम आप देखें जिसका रेशो बढ़ गया है। सर्दियों में गैस नहीं होती और बिजली नहीं होती बहुत से इलाकों में। आपके इलाके का जो भी मसला है, आपके इलाके में जिस तरह के मसाइल हैं, आपने एक वीडियो बनानी है, वो वीडियो आपने हमारे शो में भेजनी है, इस नंबर पर भेजनी है। वो वीडियो मैं चलाऊँगी और कोशिश करूँगी कि आपके मसाइल का हम हल निकालें। आपके जो ज़िले में, आपके शहर में, आपके इलाके में जो भी इंतज़ामिया हैं, जो हुकूमत है, उनके नुमाइंदे से हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपका मसला हल किया जाए और हुक्काम बाला तक ये मसाइल, ये आपकी आवाज़ पहुँचाए। और आपकी आवाज़ बनेंगे हम, मेरा शो, हमारी टीम, बोल नेटवर्क और मैं। और हमारी कोशिश ये होगी कि सिर्फ मसला उठाया ना जाए, बल्कि मसले की जड़ तक पहुंचा जाए, मसले के हल तक पहुंचा जाए। और जिस तरह लोग अभी बात कर रहे थे कि ऐसा लगता है पुराने दौर में चले गए हैं, लकड़ियों पे, गिट्टियों पे और LPG पे खाना पकाना पड़ रहा है। ये मसला क्यों है, इसकी वजूहात क्या हैं, क्या ये मसला हल हो सकता है, हुकूमत इस बारे में क्या हमारी मदद कर सकती है। तो हम कोशिश करेंगे और आपकी आवाज़ बनेंगे। और बोल अवाम की आवाज़ में हमें आपका साथ चाहिए अपने मसाइल के हल के लिए, मसाइल बताने के लिए। आप इस नंबर पर रब्ता कीजिए। इंशाल्लाह पे प्रोग्राम में आपकी वीडियोस चलाएंगे। फिलहाल नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। एक ही मुद्दे पे 2 एफआईआर काटी गई हैं, एक ही केस है, एक कराची में, एक इस्लामाबाद। बस सवाती साहब की एक मुद्दे पे 50 काट दी हैं, तो बस आप बस खड़े रहेंगे तो भाई ये होगा। और लेकिन इस दफा कौम जाग चुकी है, ये एक है बात। अगर देखें तो अगर पूरी कौम जाग गई है, मगर बड़ा कम फर्क रह गया है बस अब। और सो मोटो में के हवाले से मैं बता दूं, हमारे इस केस में भी सो मोटो लिया गया। हमारे केस में था हम बाइज्जत बरी हो गए जब, तो अदालत ने सो मोटो ले लिया कि जी भाई नीचे के केस में जब आप बरी होते हैं या कुछ होता है तो सिर्फ नीचे के कोर्ट के बाद हाई कोर्ट में केस जाता है, एक अपील होती है, एक प्रोसेस है कानून का, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट केस जाता है। ये नहीं हुआ हमारे केस में। सुमोटो हो गया कि जी ये इस केस को वापस से सुना जाए। एक इल्जाम लगाया, बड़ा शोर हो गया, पता नहीं क्या हो गया जी। इल्जाम लगाया कि एक इदारे के एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है जज साहब को। हमारे केस में ना हमने रिश्वत दी है ना हमने ली है। हम इल्जाम ये कि एक ब्रिगेडियर साहब ने रिश्वत दी है एक जज साहब पे। अच्छा जी, कैसे आप ये कह रहे हैं जी? कोई दूसरे जज साहब कह रहे हैं मैंने सुना है कि जी इसने रिश्वत दी है। वो जज साहब कह रहे हैं जी मैंने तो नहीं दी, मैं तो नहीं ली रिश्वत। अब वो जिस जज साहब ने ये कहा जी मैंने सुना है, उनके अपने कंडक्ट पे जो सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है, उन्होंने अपने कंडक्ट, उनको उस जज को उस कंडक्ट पे निकाला है कि वो आप उसी इदारे के खिलाफ कई कार्रवाइयां, स्पीचेस, चीजें कर रहा था उस वक्त, तो उनको उस बेसिस पे निकाला। अब उसकी उधर बात गलत थी, हमारे केस में सही थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।